फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीरू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष शायम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, मीरू स्टडी आपका अपना चैनल, आपका अपना इनिशिएटिव, जिसमें हम मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस, ओबी, एचआर और बाकी सब फील्ड्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं। हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अभी तक 5 वीडियोस आ चुकी हैं। पहली 4 वीडियोस थी हमारी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था। फिर पिछली वीडियो में आपको याद होगा, हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको ये, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, इसकी वीडियो नंबर 5, तो प्लीज उसको देखिए, जिसमें आप जान पाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम आज की वीडियो में जानेंगे एथिक्स के बारे में और समझेंगे कि दोनों चीजें क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनएथिकल बिहेवियर किस वजह से होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी पर्सन ये चाहेगा नहीं ना गलत काम वो करे। जानबूझ के गलत काम करने वाले, मतलब फिर भी हर तरीके के लोग होते हैं, बहुत से जानबूझ के भी करेंगे, बट कोई भी पर्सन इस तरीके से चाहता नहीं। फिर भी किस वजह से अनएथिकल बिहेवियर होता है, उसके रीजंस को समझते हैं। सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता। कई बार कहते हैं ना, जैसे कोई कहेगा यार तूने गलती कर दी, तो आप कहेंगे अच्छा ये गलत है, मुझे तो पता ही नहीं था, अनजाने में मुझसे ये हो गया। सो अनअवेयर दैट बिहेवियर इज क्वेश्चनेबल। आपको पता ही नहीं है कि ये चीज क्वेश्चनेबल है, उसकी वजह से अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अब कई बार स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिफाइंड ही नहीं होते। अब डिफाइंड नहीं है तो आदमी किस वे में कंडक्ट करेगा, तो उस वजह से भी अनएथिकल बिहेवियर होता है कि आपकी कंडक्ट प्रॉपर चीजें डिफाइंड नहीं है। डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कई बार जो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं हर कल्चर में, तो भी अनएथिकल चीज हो जाती है। अब देखिए, फॉरेन में थोड़ा ओपन कल्चर है, वहां मीट एंड ग्रीट के टाइम पे एक दूसरे को हक करना ही नॉर्मल चीजें हैं। इंडिया में दूर से जैसे नमस्ते किया जाता है, तो मान लीजिए कोई पर्सन वहां का फॉरेन वाला यहाँ पे आके किसी को गले लगा लेता है, उसके लिए नॉर्मल मीट एंड ग्रीट का तरीका है। बट यहाँ पे उस चीज को कोई पर्सन अलग वे में ले सकता है कि यार इसको तो तमीज ही नहीं है, बदतमीजी कर रहा है, जबकि वो बदतमीजी नहीं है। डिफरेंस किस चीज का है? कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज में डिफरेंस का है। बिहेवियर बेस्ड और रिलेशनशिप बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो होता ही रिलेशनशिप बेस्ड है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे काम, ये तो काम जान पहचान से निकाले जा सकते हैं, तो उस वे में फिर जान पहचान पूरी करने के लिए आपके नॉन पर्सन के लिए कई बार आपको उस वे में बिहेव भी अनएथिकली करना पड़ेगा। डिफरेंट वैल्यूज बिटवीन बिजनेस पीपल एंड स्टेक होल्डर्स। अब जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग हो सकता है। अब एक कंपनी में अलग कंपनी के प्रोसेस हैं, एम्प्लॉय हैं, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो उस केस में उनका वैल्यू सिस्टम भी अलग अलग हो सकता है। तो इस वजह से कई बार बिहेवियर जो है दोस्तों वो अनएथिकल हो जाता है। अब हम जानते हैं मोरल रिलेटिविज्म के बारे में। मोरल रिलेटिविज्म क्या होता है? तो देखिए, मोरल रिलेटिविज्म क्या होता है दोस्तों? क्लेम्स दैट मोरालिटी इज अबाउट सम पर्सनल, सोशल और कल्चरल standard and that there is no method for deciding whether one decision is better than other। तो ये क्या कह रहा है कि ये चीज रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में है। states that morality is about some personal, social और cultural standard and that there is no method for deciding। तो मतलब एक डिसीजन दूसरे से बेटर है, उसको डिसाइड करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। चीजें जो है वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे डिफाइन हो सकती हैं। इसको कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म। अब मोरल रिलेटिविज्म के दोस्तों अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक बार उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों नाइव रिलेटिविज्म। नाइव रिलेटिविज्म क्या होता है? बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल मोरल डिसीजंस आर डीपली पर्सनल एंड दैट इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू रन देयर लाइव्स। ये क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई जो मोरल डिसीजन है वो पर्सनल है और हर आदमी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने का अधिकार है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि चीज ऐसे करो, वो वैसे करो। फन वाला क्या कहेगा, यार मेरी लाइफ में मैं अपने तरीके से नहीं जीऊं क्या? तो वो वाली चीज कि मैं लाइफ अपने तरीके से ना जीऊं क्या, या हर किसी को अपनी लाइफ चलाने का अधिकार है, अपने मन की करने का अधिकार है, उसको फ्रेंड्स कहते हैं नाइव रिलेटिविज्म। सेकंड आते हैं रोल रिलेटिविज्म। बेस्ड ऑन द बिलीव दैट सोशल रोल्स कैरीज विद देम सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू दैट रोल। तो देखिए, अब नाइव रिलेटिविज्म क्या था? मुझे लाइफ अपनी तरीके से बिताने का अधिकार है। अब रोल, अब एक आदमी है, उसका मन ये कर रहा है कि मैं अपने हिसाब से करूं, बाहर घूमूं, पार्टी करूं, सब करूं, वो नाइव रिलेटिविज्म है। अब रोल में क्या आएगा? घर पे आने पे वो एक फादर है, वो एक ब्रदर है, वो एक सन है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे वो नहीं मुकर सकता ना, वो आ जाता है रोल रिलेटिविज्म। मतलब जो सोसाइटी में आपका जो रोल है उसकी ऑब्लिगेशंस। अब एक पर्सन है, मान लीजिए वो टीचिंग की जॉब करता है, तो टीचर से जैसे माना जाता है कि वो सोफिस्टिकेटेड होगा, गलत चीजें नहीं करेगा,
तो उसका नायो रिलेटिविज्म कहेगा भाई मैं अपनी मनमर्जी करूं, बट एज अ रोल, एज अ वो रोल मॉडल जब वो टीचर है तो उसकी सर्टेन ऑब्लिगेशंस होंगी, वो होता है रोल रिलेटिविज्म। चलते हैं आगे। थर्ड हो गया सोशल ग्रुप रिलेटिविज्म, बेस्ड ऑन बिलीव दैट मोरालिटी इज सिंपली अ मैटर ऑफ फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स पीयर ग्रुप। ये क्या कहता है कि मोरालिटी बेसिकली क्या है, हर सोशल ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उस समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं, तो सही गलत जो है वो सामाजिक उन चीजों से डिफाइंड होता है, उसको फॉलो करना कहता है सोशल ग्रुप रिलेटिविज्म। और चौथा होता है कल्चर रिलेटिविज्म, बेस्ड ऑन द बिलीव दैट मोरालिटी इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर कल्चर, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब जैसे कोई चीज हम कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं पंजाब हरियाणा से, वो कोई बिलोंग करे साउथ से, कोई ईस्ट से, तो आपके यहाँ कोई चीज कैसे होगी, किसी के वहां कैसे, तो कहेंगे ना उसका ना कल्चर अलग है, उस कल्चर में चीज ऐसे है, हमारा कल्चर अलग है। वो चीज कल्चर के हिसाब से जो होती है उसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। तो दोस्तों ये थे 4 रिलेटिविज्म। अब हम बात करते हैं कोलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट में। तो कोलबर्ग्स ने क्या लेवल दिए मोरल डेवलपमेंट के? पहला उसने कहा प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल मतलब कंसर्न फॉर वन सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना अपने मन की, जो मेरे मन में है अपना सेल्फ, वो होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। अब वो कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे कन्वेंशनल लेवल, फिर सोसाइटी के लॉज एंड नॉर्म्स को देखेंगे। पहले वन सेल्फ को देख लिया, फिर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के लॉज एंड नॉर्म्स को देख लिया। थर्ड प्रिंसिपल लेवल गाइडेड बाय एन इंटरनल मोरल कोड, इंटरनल मोरल कोड से ये गाइडेड होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर। तो हमने जान लिया किस वजह से आदमी अनएथिकल कर सकता है, रिलेटिविज्म क्या होता है। अब जानते हैं कि एथिकल बिहेवियर कैसे एनकरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज आती है, और जो मेरे दोस्त मीडू स्टडी के सब्सक्राइबर्स और वॉचिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं वो इसको समझ पाएंगे। स्कूल्स या कॉलेजेस में जो है वो इतना नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वहां पर ये चीज मिसिंग होती है। बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो वो आपसे कोड ऑफ एथिक्स एक साइन करवाते हैं पढ़वा के। तो वो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स इट्स एम्प्लॉइज टू बिहेव व्हाइल ऑन जॉब। मतलब नौकरी पे आपसे क्या बिहेवियर आपकी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, वो आता है दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स में। सो अ कोड ऑफ एथिक्स क्लैरिफाइज कंपनीज एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय कंडक्ट इन वेरियस सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन में आपसे क्या कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आप कैसा बिहेव करें, वो आता है कोड ऑफ एथिक्स में। मेक्स क्लियर द कंपनी एक्सपेक्ट्स इट्स पीपल टू रिकॉग्नाइज द एथिकल डायमेंशंस इन डिसीजन एक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आजकल हमने सबने सुनी होगी, विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होती है। तो विसल ब्लोअर क्या होता है? एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट इलीगल और अनएथिकल बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ अदर्स। अब कई बार क्या होता है कंपनी में कुछ ना कुछ अनएथिकल या इलीगल काम हो रहा है, तो आप उसको ना मतलब कई बार ये होगा कि आप सोचेंगे यार मैं कैसे काम करूं इसमें, मैं नहीं कर सकता, ये चीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन मेरा नाम आए तो हो सकता है मुझ पर कुछ एक्शन भी हो, तो उसको अनोनिमसली आदमी रिपोर्ट करता है। उस चीज को कहा जाता है विसल ब्लोअर, जो रिपोर्ट कर रहा है ऐसे अनएथिकल या इलीगल बिहेवियर को। अब व्यूज ऑफ ऑन एथिकल बिहेवियर, तो अलग अलग डेफिनेशंस हम समझते हैं। सबसे पहले एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? The consensually accepted norms, standards of behavior for an occupation, trade and profession। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन के लिए जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है उसको एथिक्स कहते हैं। अब जो हमारे दोस्त सेल्स एक्सपीरियंस रखते हैं, अब आप देखेंगे किसी एक सेल्स पर्सन को, वो कंपनी के फायदे के लिए फोन कॉल पे सामने वाले डीलर को उसको झूठ बोल देगा, कुछ भी कमिट करता रहता है। हमारे पास दिन में 10 कॉल आते हैं कॉल सेंटर से, कुछ भी कहेंगे। तो फिर आप मान लीजिए फैमिली में आप देख रहे हैं एक पर्सन आपका है, भाई है सेल्स में काम करता है, झूठ बोलते, फिर आप कहेंगे यार ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? वो क्या कहेगा, अरे सेल्स में सब चलता है, सेल्स में बिना झूठ के काम नहीं चलेगा। तो वहां पे ये एक्सेप्टेड है, उसको हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, ट्रेड या प्रोफेशन में, तो लॉयर का प्रोफेशन ले लीजिए, केस शुरू होता है शुरू दिन से, भाई दोनों में से एक पक्ष के लॉयर को तो पता है ना कि वो झूठ का साथ दे रहा है, बट फिर भी जीतने के लिए वो पूरा टाइम उसी को डिफेंड करने की कोशिश करता है। फिर आते हैं हम मोरालिटी पे। तो दोस्तों मोरालिटी क्या है? वंस रूल्स ऑफ पर्सनल बिहेवियर बेस्ड ऑन रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स। तो हर किसी का एक पर्सनल बिहेवियर होता है उसके फिलोसॉफिकल या रिलीजियस बैकग्राउंड के ऊपर, वो कहलाता है मोरालिटी। लॉ, formal code that permits or forbids certain behaviors and may or may not enforce ethics and morality। अब कई बार एथिकल और मोरली नहीं, कुछ चीजें लॉ में डिफाइंड होती हैं, वो आ जाता है लॉ में। अब इसमें कुछ अलग अलग अप्रोचेज है दोस्तों, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या कहता है
प्रपोजेस एक्शन एंड प्लान शुड बी जज्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। वो ये कहता है कि कोई भी प्लान है या कोई भी काम किया, वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, जो कहते हैं ना यार अभी मैं नहीं कह सकता सही है गलत है, एक बार नतीजा आने दो, नतीजा सही तो चीज ठीक, जो भी तरीका रहा हो, उस अप्रोच को कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा आता है इंडिविजुअल राइट्स अप्रोच। इट प्रपोजेस ह्यूमन बीइंग्स हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट शुड बी रिस्पेक्टेड इन ऑल डिसीजन। वो ये कहता है कि देखिए आप करें कुछ भी फायदे के लिए या नुकसान के, तो देखो कोई काम ही नहीं करता, फायदे के लिए करो काम, बट कहते हैं ना कि किसी फंडामेंटल राइट जो होते हैं इंसान के, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप अपने फायदे के लिए सामने वाले के बेसिक इंडिविजुअल राइट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसको कहते हैं इंडिविजुअल राइट अप्रोच। थर्ड आता है जस्टिस अप्रोच। डिसीजन मस्ट बी इक्विटेबल, फेयर, इम्पार्शियल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स पे जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो। अब घर के एग्जांपल से लीजिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 भाई हैं 4 भाई हैं, खर्चे सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, बेनिफिट सब लोग ले रहे हैं। तो मतलब क्या कहता है कि कॉस्ट भी और बेनिफिट भी वो फेयर और इम्पार्शियल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो। आप खर्चे भी बांटिए, आप बेनिफिट्स भी बांटिए। इस अप्रोच को कहते हैं दोस्तों जस्टिस अप्रोच। अब चलते हैं आगे दोस्तों। केविन का क्वेश्चंस टू सॉल्व एथिकल प्रॉब्लम्स। अब रियल लाइफ में जो है कुछ ना कुछ हमेशा एथिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती रहती हैं। तो केविन का ने कुछ क्वेश्चंस कहे। सबसे पहला यूटिलिटी, डज इट ऑप्टिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर। तो मतलब ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं, ये क्या जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर कौन होता है जिसपे उसका कोई इंपैक्ट आने वाला है, तो उनकी सेटिस्फैक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या नहीं, पहले उसको देखिए। राइट्स, डज इट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डिसीजन की वजह से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के राइट्स वायलेट हो रहे हो, तो भी वो फिर अनएथिकल चला जाएगा। तीसरा जस्टिस, इज इट कंसिस्टेंट विद द कैनन्स ऑफ जस्टिस। मतलब आपके देश में, आपके यहाँ पे जो चीजें हैं जो डिफाइन है, क्या उसके हिसाब से ये है या नहीं है, वो आता है थर्ड जस्टिस। अब इसके बाद दोस्तों कैंट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स। तो कैंट ने क्या कहा था, actions are ethical only if person is willing for same action to be taken by everyone who is in a similar situation। तो कोई एक्शन एथिकल कैसे है। अब देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि सही गलत कैसे, आप एक क्या कहेंगे सामने वाले को, सामने वाला कहेगा यार तूने गलत किया, वो कहेगा यार एक बार तू ना अपने आप को मेरी जगह रख के देख, तू मेरी जगह होता तो क्या करता। जैसे कई बार बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि पापा जी ऐसा हो गया, तो आप कहेंगे बेटा देखो आप किसी फ्रेंड ने मारा या ऐसा कुछ हुआ, तो कहेंगे देख उसकी जगह तो अपने आप को रख के दे। तो अपने आप को रख के देख और फिर आप कैसा एक्सपेक्ट करते, वो पहला है कि एक्शंस एथिकल तब है जब जो हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं सेम सिचुएशन में सामने वाला भी वही चीज करे तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, नेवर ट्रीट अनदर पर्सन सिंपली एज अ मींस बट ऑलवेज एज अ एंड। कभी भी किसी को आप अपने ऑब्जेक्टिव गोल के लिए, मतलब ये मत मान के चलिए कि यार मैं उसके साथ या उसका जो साथ है या उन चीजों को उसको यूज कर रहा हूं अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो करने के लिए। नहीं, किसी को भी मीन के तरीके से मत देखिए, उसको ट्रीट करिए एक एंड के तरीके से। एंड के तरीके से मतलब हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है, ये साथ है और हम साथ में इस चीज को एकम्प्लिश करेंगे। तो नॉट एज अ मीन बट ऑलवेज एज अ एंड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एथिकल बिहेवियर के बारे में जाना, और इसी के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन एथिकल बिहेवियर वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चैप्टर 3 थर्ड यूनिट शुरू करेंगे जो कि है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड इंडस्ट्रियल एनालिसिस। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज हमें बताइए। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मीरू स्टडी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।